तो कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था मास डिफेक्ट के बारे में, है ना। तो व्हाट इज मास डिफेक्ट? द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स एंड द मास ऑफ द न्यूक्लियस, इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोला जाता है? मास डिफेक्ट बोला जाता है। अब देखो, अगर ये मास आप देख रहे हो, कुछ तो मास जो है वो गायब हो गया है ना, कुछ मास जो है वो गायब हो गया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर आपके पास सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से 3 बॉल्स थी और 10-10 ग्राम का जो है वे वेट था, तो क्या होना चाहिए? अलग अलग से मैं वेट कर रहा हूँ तो 10-10 ग्राम आ रहा है, तो प्लस करेंगे कितना आ गया? 30 ग्राम। लेकिन जब इन्हीं 3 बॉल्स को एक बैग में डाला जाएगा और फिर इनको अगर मेजर किया जाएगा तो आना क्या चाहिए? सिंपल वे में देखा जाए तो क्या आना चाहिए? 30 ग्राम ही इसका आंसर आना चाहिए। चाहे अलग अलग से वेट करके सम करो, अलग अलग से वेट करके सम करेंगे तब भी 30 ग्राम आना चाहिए, और इनको अगर एक पॉलीथीन में डाल देंगे फिर इसका वेट करेंगे तब भी 30 ग्राम ही आना चाहिए। लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐसा नहीं हो रहा, न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐसा नहीं हो रहा, न्यूक्लियस में ऐसा नहीं हो रहा। वहां पर क्या होता है? मेरे पास एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है? मेरे पास एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अलग अलग से मास मेजर किया जाता है और फिर जब उसको प्लस किया जाता है तो कुछ और आता है, और कलेक्टिवली जब न्यूक्लियस का मास मेजर किया जाता है वो कुछ और आता है। थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाता है, किसमें? मास में। इसी डिफरेंस ऑफ मास को ही क्या बोला जाता है? मास डिफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मास डिफेक्ट बोला जाता है। ये मास डिफेक्ट हमने कल पढ़ लिया था, क्लियर। और आपने देखा था इसकी वैल्यू कोई बड़ी ज़्यादा नहीं आती, बड़ी छोटी सी वैल्यू होती है, 0.00 से स्टार्ट हुई थी, है ना। तो काफ़ी छोटी सी वैल्यू आती है इस मास डिफेक्ट की। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, यार ये मास ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ये मास कहीं गायब हो गया, कुछ तो हुआ होगा इस मास के साथ। क्या बना इस मास का? ये मास गया तो गया कहाँ? बताओ। आप लोगों ने आइंस्टाइन की इक्वेशन पढ़ी हुई है, E = mc²। तो मास डिफेक्ट जो यहाँ पर आ रहा है, ये मास एनर्जी की फॉर्म में, यही मास क्या करता है? एनर्जी की फॉर्म में क्या करता है? न्यूक्लियस के अंदर स्टोर हो जाता है। इसी मास की क्या बनती है? एनर्जी बनती है। और उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है? बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज होती है? इसी पे हमने आज बातचीत करनी है। और बाइंडिंग एनर्जी आ किसकी वजह से रही है? मास डिफेक्ट की वजह से आ रही है। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ये जो बाइंडिंग एनर्जी है किसके बराबर आती है? मैंने तुम्हें कहा ये आई क्यों? कारण क्या इसका? कारण है मास डिफेक्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है? इसका फार्मूला क्या होता है? वो होता है मास डिफेक्ट, जिसको हम डेल्टा एम से डेजिग्नेट करते हैं, इनटू c², क्योंकि एनर्जी किसके बराबर होती है? m × c²। ये हमने कहां से पढ़ा? आइंस्टाइन की इक्वेशन से पढ़ा है कि एनर्जी और मास में क्या रिलेशन है। अगर ये मास, सुनो, अगर ये मास यहां पर नहीं अपेयर हो रहा है, अलग अलग से जब मैंने मास कैलकुलेट किया, वही मास हमारा जब कलेक्टिवली कैलकुलेट किया तो सेम नहीं आ रहा था, तो कहां गया? उस मास की बन गई एनर्जी। और एनर्जी और मास की कौन सी रिलेशन है जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है? वो है E = mc²। ये जो मास है ये एनर्जी बन सकता है अगर इसको c के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो ये जो मास था ना, जो कहीं गायब हो रहा था, उस मास की क्या बन गई है? एनर्जी बन गई है। उसी एनर्जी को क्या बोला गया है? बाइंडिंग एनर्जी बोला गया है। अब इस तरह से आप जो एनर्जी कैलकुलेट करोगे वो कैसे निकलेगी? आपकी जूल्स में निकलेगी, है ना। E = mc² से जो आप एनर्जी कैलकुलेट करोगे ये तो जूल्स में निकलेगी। आप इसको फिर बाद में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे बताओ, ड्यूट्रॉन का हमने कल मास डिफेक्ट निकाला था, बताइए कितना मास डिफेक्ट था उसका? ड्यूट्रॉन का निकाला, ड्यूटेरियम का निकाला था, ड्यूटेरियम का। तो क्या आया था उसका मास डिफेक्ट? 0.002187। दिस इज द मास डिफेक्ट ऑफ AMU, है ना। दिस इज द मास डिफेक्ट ऑफ ड्यूटेरियम, जिसका क्या नाम था? 1H2, ये इसका सिंबल था, है ना। इसका हम लोगों ने कल मास डिफेक्ट निकाला था और ये मास डिफेक्ट की वैल्यू ये आई थी। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ड्यूटेरियम। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे? 2 तरीके हैं। अगर ये AMU में नहीं दिया होता, kg में दिया होता, तो मैं c² के साथ मल्टीप्लाई कर लेता। लेकिन इसने ये AMU में हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है और हमें ये पहले से पता है 1 AMU अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो कितना होता है? बताइए। 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कल कैलकुलेट किया था ना। 1 AMU जो है उसको अगर एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कितनी एनर्जी आती है? 931 MeV। ये हमने कल कैलकुलेट कर ली थी। एक MU जो मास है उसका अगर हम एनर्जी में इसको कन्वर्जन करेंगे तो कितनी एनर्जी आ जाती है? और वो भी MeV में 931 MeV। तो क्यों ना ये काम करें, इसमें हम ये एनर्जी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? तो बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? किसकी? ड्यूटेरियम की। क्या आ जाएगी बताइए? 0.002187 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसके साथ? 931 के साथ। तो कैलकुलेट करो क्या आंसर आता है इसका, करो कैलकुलेट।
इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करो 931 MeV के साथ, देखिए क्या आंसर आता है इसका। हाँ कितना आ गया? 2.2 समथिंग आता है ना MeV, 2.3 भी आ सकता है, 2.2, हाँ ठीक है, इसके करीब आएगा। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी ड्यूटेरियम की कितनी होती है? 2.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरियम? 2.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि अगर मुझे ड्यूटेरियम को तोड़ना है, ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस को, एटम को नहीं, ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस को अगर मुझे ब्रेक करना है तो कम से कम मुझे कितनी एनर्जी चाहिए? 2.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। फिर जाके जो हमारे पास युक्त कौन है, न्यूक्लियस है किसका? ड्यूटेरियम का। हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, ड्यूटेरियम क्या है? हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है। उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 2.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज ना बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, किसकी बाइंडिंग एनर्जी है? किसकी बाइंडिंग एनर्जी है भाई? ये हीलियम, हाइड्रोजन के आइसोटोप की, जिसका क्या नाम है? ड्यूटेरियम है। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर? अब बोलो भाई क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? मानवी बता क्वेश्चन हो गया क्लियर? ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो क्या चीज़ होता है मास डिफेक्ट? बताइए, यहाँ तक समझ आ गया, फिर आगे कैरी ऑन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बाइंडिंग एनर्जी वाला जो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, 101% आपको ये एग्जाम में अपेयर होने वाला है। चाहे वो डेफिनेशन पूछेगा, अभी मैं आपको एक ग्राफ प्लॉट करके देने वाला हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ इन न्यूक्लियर फिजिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, आपको एग्जाम में आना ही आना है। बाकी क्वेश्चन छोड़ो, ये वाला तो आएगा ही आएगा 100%। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, ये आना ही आना है। बताइए क्या होता है मास डिफेक्ट? किसको समझ आ गया अच्छे से? अनमोल, क्या होता है मास डिफेक्ट? जो तुझे समझ आया, जरूरी नहीं है जो कॉपी में डेफिनेशन लिखी है वो बोलनी है, जो समझ आया हुआ है बताओ, शाबाश। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स और जो सेपरेट उनका मास होता है। अगर हम न्यूक्लियॉन्स का सेपरेटली मास कैलकुलेट करते हैं और फिर न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करते हैं तो सर वो सेम नहीं आता, उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है। दैट डिफरेंस इज नोन एज मास डिफेक्ट। इसमें क्या हमने कोई रॉकेट साइंस थोड़ी पढ़नी है, सिंपल सी बात बतानी है ना। देखो बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। क्या है? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। ज़्यादा बात की जाती है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। इसको ऐसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कहा जाता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे निकालेंगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बेसिकली है क्या? इट इज द एवरेज एनर्जी। क्या ये? एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? इट इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। ये एवरेज एनर्जी जो क्या कर चाहिए होती है, इसके लिए चाहिए होती है, न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, इट इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? ये लिखा मैंने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके बराबर आया? एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन के आपके आंसर मिलने वाले हैं वो है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। क्या है? बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब कि क्या है? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, और मास नंबर के बीच में। याद रखना मास नंबर है, एटॉमिक नंबर नहीं है। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी कर्व? इट इज अ ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर। तो मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में जो आप ग्राफ प्लॉट करोगे उसी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो यहां से लिखते हैं, सपोज करो ये 1 आ गया। ठीक है, 1 कितना? 1 MeV। ये कितना आ गया? 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4, करें स्टार्ट? ठीक है जी। तो ये क्या है? यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये एनर्जी किसमें है लेकिन? MeV में। किसमें है? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी लिखी हुई है। यहाँ पे मास नंबर लिख देते हैं। ठीक है, शुरू कहाँ से करना है हम लोगों ने? शुरू करना है हमने हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन की हमारे पास क्या थी बाइंडिंग एनर्जी? कितनी आई? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी आ गई है? जो उसका आइसोटोप था 2.2, इतना रख देते हैं इसको, 2.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी आ गई। इसके बाद जो है 0 से लेकर 20 तक जो एलिमेंट्स हैं उसमें कुछ एलिमेंट्स आप देखोगे कैसे आ रहे हैं, जैसे हीलियम है, ठीक है, उसके बाद बेरिलियम है, इसी तरह से कार्बन है, और क्या ऑक्सीजन है, ठीक है, नियॉन है। ये जो एलिमेंट्स आप देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है? इनको बोलते हैं इवन इवन न्यूक्लियस। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिनके पास क्या है? न्यूक्लियस जो है वो इवन इवन है। इवन इवन का मतलब होता है इसमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और इवन नंबर है वही न्यूट्रॉन्स है। इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है।
तो आप देखोगे कि ऐसे न्यूक्लियस जिनके पास जो इवन है, जिनके पास इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, वो ज़्यादा स्टेबल हैं, वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द नेबरिंग न्यूक्लियस। याद, ये जो इवन न्यूक्लियस होते हैं ये अपने नेबरिंग न्यूक्लियस से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने का मतलब क्या होगा, इनके पास ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है ना। स्टेबल होने का मतलब क्या हो गया, इनके पास ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी। तो अब इसका मतलब ये कर्व आगे से प्रोसीड करेंगे तो कैसे बनने वाली है, देखो ये इस तरह से बनती है, यहाँ से शुरू हुई तो 20 तक ये क्या करती है, इस तरह से स्पाइक्स बनाती है। कितने स्पाइक्स बनाएगी, यहाँ पे कौन आएगा, ये हीलियम, यहाँ पे आ गया बेरिलियम, यहाँ पे कौन आ गया, कार्बन, ऑक्सीजन और नियॉन, ठीक है। इस तरह की कर्व जो है आगे बढ़ना स्टार्ट होती है, इस तरह की कर्व। तो ये कर्व में पहला पॉइंट आपने लिख लिया, सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी किसकी मिल रही है मुझे, ड्यूटेरियम की मिल रही है, कितनी है 2.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आप अगला पॉइंट ये बता रहे हो कि भाई 0 से 20 तक जो हमारे पास मास नंबर आ रहे हैं, जो एटम्स आ रहे हैं, वो कौन कौन है, हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और नियॉन। ये जो 5 हैं, इन क्योंकि ये हमारे पास कैसे हैं, इवन न्यूक्लियस है, इसीलिए इनकी बाइंडिंग एनर्जी अपने नेबरिंग वाले न्यूक्लियस से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो वो ज़्यादा आप कैसे दिखा रहे हो, इन स्पाइक से दिखा रहे हो। ये देखो स्पाइक्स, ये कौन है, ये पहले स्पाइक पे कौन है भाई, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा, उसके साथ वाला कौन है, लिथियम, उसके साथ वाला कौन है, लिथियम, उसकी कम है। फिर कौन आया, बेरिलियम, उसकी ज़्यादा, उसके साथ कौन आ गया, बोरॉन, उसकी कम है। फिर कौन आया, कार्बन, उसकी ज़्यादा। फिर कौन, नाइट्रोजन, उसकी कम है। फिर कौन आया, ऑक्सीजन, उसकी ज़्यादा है। फिर कौन आया, नियॉन, फिर कम, अगले की कम, फ्लोरीन की कम, नियॉन की ज़्यादा। तो ये जो हमने पैटर्न देखा, ये पैटर्न आया इसकी वजह से, इवन न्यूक्लियस की वजह से। समझाई बात। फिर आप आगे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो भाई, इसके आगे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। इसके बाद जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है ना, बिल्कुल ऐसे जैसे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। मास नंबर 20 के बाद जो बाइंडिंग एनर्जी वो क्या हो रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैक्सिमम पहुंची। ग्रेजुअली इंक्रीज करने के बाद एक पॉइंट आ गया जब मैक्सिमम है ये, है ना। ये मैक्सिमम किसकी होती है, ये मैक्सिमम होती है आयरन की। किसकी होती है, आयरन की। आयरन का जो होता है एटॉमिक नंबर 26 होता है और एटॉमिक नंबर मास होता है इसका 56, ठीक है। तो अब देखो फिर उसके बाद क्या देखा हमने, उसके बाद देखा कि सबसे मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी मिल रही है, आयरन। द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8.8 MeV। और ये किसकी है, आयरन की। ऐसे लिख लीजिए, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ आयरन इज 8.8 MeV, ठीक है, विच इज द हाईएस्ट वैल्यू इन दिस कर्व। और ये हाईएस्ट वैल्यू है इस पूरे के पूरे कर्व में। उसके बाद क्या कर रहे हो, अगले पॉइंट में आपको क्या लग रहा है, ये कर्व आगे क्या कर रही है, अब तो डिक्रीज करने लगी, अब इसकी वैल्यू डिक्रीज करने लगी है, ठीक है। यूरेनियम क्या है, 92 एटॉमिक नंबर, 236 इसका मास नंबर आ गया इसके एक आइसोटोप का, यूरेनियम का। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या है, 236 इसका मास नंबर है। इसके पास प्रोटॉन कितने हैं बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं यूरेनियम के पास, 92 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। ये प्रोटॉन्स आ गए। न्यूट्रॉन कितने हैं इसके पास, 236 माइनस 92 कितने आएंगे, 144। इसमें क्या आ गए, न्यूट्रॉन्स आ गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये आ गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये आ गए। अब इसमें क्या आ रहा है कि एक तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी बड़ी कम है। हर एक एटम, हर एक न्यूक्लियस क्या चाहता है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़े, कम ना हो। अब क्या तरीका हो सकता है, ये अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बढ़ाने के लिए क्या करता है, अपने न्यूक्लियस को ही तोड़ देता है। क्या करता है, अपने न्यूक्लियस को ब्रेक करता है। अपने न्यूक्लियस को जब ब्रेक करता है तो क्या बनता है इसका, बैरियम और क्रिप्टॉन। क्या बनता है, बैरियम और क्रिप्टॉन। ये जो न्यूक्लियस है हमारा किसका, यूरेनियम का, ये अपने आप को जानबूझकर तोड़ता है। क्यों तोड़ता है, कारण क्या तोड़ने का, क्योंकि ये चाहता है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा बढ़ जाए। अब ये तभी बढ़ सकती है जब इसको तोड़ दिया जाए। जब ये टूटता है तो बनता है बैरियम और क्रिप्टॉन। जो बैरियम होता है उसका क्या एटॉमिक नंबर है, 36, और क्रिप्टॉन का क्या है, 56। यानी कि वो किस रेंज में आ गया, वो इस रेंज में आ गया, है ना, इस रेंज में आ गया। तो इसका मतलब ये अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को इंक्रीज करने के लिए क्या करता है, अपने न्यूक्लियस को ही क्या कर देता है, तोड़ देता है। और ऐसा फेनोमेना जिसमें न्यूक्लियस अपने आप को खुद ही तोड़ दे, उसको क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। क्योंकि कोई चीज़ जब टूटेगी तो उसमें से एनर्जी निकलेगी। यहाँ पर जब न्यूक्लियस अपने आप को तोड़ता है और जो एनर्जी निकालता है वो निकालता है किसकी फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में, ठीक है। वही रेडिएशंस जो होती हैं हमारे को क्या कहते हैं, वो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रेज, इनकी फॉर्म में एनर्जी को लिबरेट करता है और अपने न्यूक्लियस को क्या करने की कोशिश करता है, स्टेबल बनाने की कोशिश करता है। इसलिए यूरेनियम क्या करता है, टूटता है, रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना शो करता है। एक और रीज़न
और एक और रीज़न कि ये क्यों टूटता है, ये इसलिए भी टूटता है क्योंकि देखो, और ये आपने ये क्वेश्चन कभी सोचा आपने कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? 144 आ गए। कितने आ गए? 144। जबकि कितने होने चाहिए थे? 92 होने चाहिए थे। अभी तक एक सिंपल तरीके से क्या आपको क्या लग रहा है, जैसे हीलियम है, कितने प्रोटॉन्स? 2। न्यूट्रॉन्स भी कितने? 2। इसमें भी कितने? 4 न्यूट्रॉन 4 प्रोटॉन। आमतौर पे क्या हो रहा था, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन हायर एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें आप देख रहे हो प्रोटॉन कम और न्यूट्रॉन बड़े ज़्यादा आ रहे हैं। प्रोटॉन कम और न्यूट्रॉन उनके कंपैरिजन में जो कि बराबर होने चाहिए थे, बराबर नहीं हो रहे। क्या हो रहे हैं? बड़े ज्यादा आ रहे हैं। देखो 92, ये कितने हैं? 144, बड़े ज्यादा है। ये बड़े ज्यादा, नेचर ने ऐसा क्या क्यों करना पड़ा नेचर को? ज्यादा न्यूट्रॉन क्यों रखने पड़ रहे हैं? कारण क्या है इसका? सोच सकते हो, बड़ा सिंपल सा कारण है, बताओ। देखो न्यूक्लियस का साइज क्या है? बड़ा छोटा, 10⁻⁻15 मीटर इसका रेडियस है, इस रेंज में है, तो काफी छोटा सा न्यूक्लियस है। इस छोटे से न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन आके बैठ गए हैं? 92 प्रोटॉन्स हैं। मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन होती हैं, बट क्योंकि वो कम होती है इसीलिए न्यूक्लियर जो फोर्स है वो उसको ओवरकम करती है और वो इसको फील नहीं होने देती। लेकिन अब फिर क्या हो रहा है, बिल्कुल 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस पे, इतने छोटे से डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, 92 प्रोटॉन्स बैठे हुए हैं। अब क्योंकि ये तो रिपेल तो करेंगे यार ये, लेकिन नेचर ने क्या किया, इनकी रिपल्शन को कम करने के लिए कि भाई आपस में लड़ता ही ना रहे और लड़ते लड़ते न्यूक्लियस को तोड़ ना दे, क्या किया, न्यूट्रॉन डाल दिए। जैसे हाइड्रोजन में क्या किया, क्योंकि 2 प्रोटॉन थे, सिर्फ 2 प्रोटॉन ही होते, इसमें हीलियम में 2 प्रोटॉन ही होते, न्यूट्रॉन ही होते, तो क्या होता है, इनकी रिपल्शन बढ़ती जाती, तो एक अनस्टेबिलिटी अराइज हो सकती थी। तो नेचर ने क्या किया, 2 न्यूट्रॉन रख दिए ताकि ये ना लड़े। यहाँ पर ये भी किया, 4 प्रोटॉन थे तो 4 न्यूट्रॉन रख दिए। लेकिन आगे जाते जाते नेचर ने ये देखा कि यार जब बड़े ज़्यादा प्रोटॉन आ जाते हैं तो इनकी लड़ाई रोकने के लिए उतने ही न्यूट्रॉन काफ़ी नहीं है, उससे ज़्यादा न्यूट्रॉन रखने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा न्यूट्रॉन रखने पड़ेंगे। यहाँ जैसे यहाँ पर 92 प्रोटॉन थे तो इनकी रिपल्शन को रोकने के लिए 92 न्यूट्रॉन काफ़ी नहीं थे, तो क्या किया, कितने न्यूट्रॉन डाल दिए, 144 न्यूट्रॉन डाल दिए, ताकि ये कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन को कम कर सकें, कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन को कम कर सकें। लेकिन इतने ज़्यादा न्यूट्रॉन डालने के बाद हुआ क्या गया, इतने ज़्यादा न्यूट्रॉन डालने के बाद न्यूक्लियस ही अनस्टेबल हो गया। न्यूक्लियस क्या हो गया, अनस्टेबल। ये आए थे तो न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए ही आए, किसके लिए, न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए। लेकिन स्टेबल तो इन्होंने किया, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या कर दी, बड़ी कम कर दी, इसके कंपैरिजन बड़ी कम कर दी। और इसी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को अब ये न्यूक्लियस बढ़ाना चाहता है, तो कैसे बढ़ा सकता है, ये वैसे ही बढ़ा सकता है कि ये न्यूक्लियस को ही तोड़ दे, ये अपने आप को ही तोड़ देता है, अपना विनाश कर देता है, ठीक है, बिल्कुल तबाह कर देता है अपने आप को। और क्या बना देता है, बैरियम और क्रिप्टॉन बन जाते हैं। इसके क्या बन जाते हैं, बैरियम और क्रिप्टॉन। और जो बैरियम और क्रिप्टॉन है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज कंपेयर टू यूरेनियम काफी ज्यादा है, और ये ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ न्यूक्लियस प्रोसीड कर देता है। इसीलिए रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना ऑब्जर्व होता है, इसीलिए न्यूक्लियर फिशन पॉसिबल है, इसीलिए न्यूक्लियर फिशन होती है और अपने आप होती है, कोई करने की जरूरत नहीं होती। न्यूक्लियर फिशन जहां पे भी यूरेनियम पड़ा होगा आप देखोगे वहां पे न्यूक्लियर फिशन होती है, रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना शो होता है, रेडिएशंस बाहर आती हैं। कि न्यूक्लियर फिशन क्यों हुई, क्या रीजन है इसके पीछे का, इसके पीछे का रीजन यही है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की कम थी, ये अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा बनाना चाहता है, अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, और उसी स्टेबिलिटी के चक्कर में ये अपने आप को ही खत्म कर देता है। और क्या बन जाता है इसका, बैरियम और क्रिप्टॉन। समझ आ गया, क्लियर हो गया। दूसरी चीज, एक और फेनोमेना होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि सन में हो रही है, वहां पे भी न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है। क्या हो रही है, फ्यूजन, फिशन नहीं, क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रही है। वहां पे छोटे छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं। कारण क्या है, क्यों बना रहे हैं बड़ा न्यूक्लियस, कारण ये जो ड्यूटेरियम है इसकी क्या बाइंडिंग एनर्जी, 2.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी चाहता है मेरी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो जाए, मैं भी स्टेबल हो जाऊं, ये तो अनस्टेबल है, इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। तो ये अपने न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस क्या चाहता है, देखो 1s2 + 1s2, इसका ये कौन कंबाइन हो रहा है, न्यूक्लियस इसका कंबाइन हो जाता है, और क्या बना देता है वो, हीलियम बना देता है 2h4। तो ये क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, आपको कोई क्वेश्चन ये पूछ सकता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कि भाई ऐसे पूछ सकता है, व्हाई फ्यूजन टेक प्लेस, भाई फ्यूजन होती ही क्यों है, बाय फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम टेक प्लेस। ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो क्या लिखोगे कि भाई होती ही क्यों है, क्या क्या चाहिए, रीजन क्या है इसके पीछे का। रीजन इसके पीछे का ये है कि जो हमारे पास ड्यूटेरियम है या जो हाइड्रोजन है वो क्या है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, बड़ी कम है। इस कर्व में देखो सबसे कम तो इसी की है, पूरी कर्व हम ड्रा की और पूरी कर्व में सबसे कम एनर्जी किसकी आई, ये तो इसी की आई। तो ये ड्यूटेरियम
का जो न्यूक्लियस है ये अनस्टेबल है। ये अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए कैसे कर सकता है अपनी स्टेबिलिटी को अटेन? अगर ये हाइड्रोजन रहे ही नहीं, ये कुछ और बन जाए, क्या बन जाए? इसके साथ वाला कौन है? अब ये थोड़ी कोई वो थोड़ी बन जाएगा यूरेनियम या कुछ और, आयरन बनना चाहता है, आयरन मैन कैसे बनेगा बेचारा? ये है इसके पास मसा एक प्रोटॉन है, इसको चाहिए 26 प्रोटॉन, तो 26 प्रोटॉन थोड़ी बना सकता है ये। तो ये क्या करता है, अपने साथ वाला जो एलिमेंट है जो ज़्यादा स्टेबल है उसकी तरफ प्रोसीड करता है। तो इसके साथ वाला कौन है जो ज़्यादा स्टेबल है? हीलियम। तो ये अपने आप को हीलियम में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो क्या करता है, दो हाइड्रोजन या जैसे मैंने आपको रिएक्शन बता दी, दो ड्यूटेरियम मिलते हैं, क्या बना देते हैं? हीलियम बनाते हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे का? स्टेबिलिटी, ताकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए, ये स्टेबल हो जाए तो शांति, है ना। लेकिन जब कोई चीज़ जुड़ती है तो भी क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुई। तो जब फ्यूजन होती है हाइड्रोजन की तो क्या हुआ? तब भी एनर्जी रिलीज होती है और बड़ी ज़्यादा होती है। और जब कोई तो चीज़ टूटती है, जैसे ये है, कोई चीज़ टूटती है तब भी एनर्जी रिलीज होती है ना। देखो, जुड़ती है तब भी एनर्जी रिलीज होती है, टूटती है तब भी एनर्जी रिलीज होती है। ये यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटा तब भी एनर्जी निकलती है, ठीक है, तो बड़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है इसमें। इसके केस में भी इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन, और इसी से बनाए गए हैं आगे क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर वेपन्स। इसी यूरेनियम या प्लूटोनियम जो आगे जाके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं उनसे। और ये जो है क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन, इसमें भी क्या हो रहा है, जब जुड़ते हैं दो हाइड्रोजन तो क्या बनता है? हीलियम, और एनर्जी भी निकलती है। तो इससे भी एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी भी यूज़ होती है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में। और ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जो न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए जाते हैं ना, ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स जिनमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है, फ्यूजन हो रही है, वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू फिशन से, ठीक है। फिशन से जो एनर्जी निकलती है उससे कई गुना ज़्यादा फ्यूजन से निकल जाती है।